इनको आप कवर करने का प्रयास करिएगा। अगर नहीं हो पाता है तो पूरा स्टैट्स का सिलेबस होने के बाद हम लोग इसको देख लेंगे, ठीक है। तो ये इतना रेलेवेंस प्ले नहीं करती है स्टैट समझने के लिए, ठीक है। कुछ जनरल बातें हैं, मीनिंग क्या है, स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, लिमिटेशन क्या है, ये सब चीजें। मीनिंग तो मैं अभी डिस्कस करूंगा क्योंकि मीनिंग के बिना कैसे शुरू कर सकते हैं, है ना। तो मीनिंग मैं देखूंगा, बाकी की जो तीन चीजें हैं वो आप देख लीजिएगा घर पे। और अगर दिक्कत होगी तो स्टैट्स का सिलेबस करने के बाद दोबारा इसको डिस्कस कर देंगे, ठीक है। पर सर आप तो बोल रहे थे आप यहीं से स्टार्ट करेंगे। अरे तब मैंने ये नहीं देखा था ना, 16वां चैप्टर ये है, मुझे लगा था कि 16वां चैप्टर आपका कलेक्शन ऑफ डेटा होगा, ठीक है। क्लियर है। तो डेफिनेशन ऑफ मीनिंग पढ़ने के बाद हम सीधे उसके बाद कलेक्शन ऑफ डेटा ही पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंस, डिसएडवांटेज, इन सब चीज़ों में जो दिक्कत होगी आप 16वां चैप्टर पढ़िएगा, ये सब चीज़ें कवर कर लीजिएगा। और उसके बाद अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं तो बताइएगा। हम लोग इसको पूरा स्टैट्स का सिलेबस करने के बाद ये 16वें चैप्टर की जो जो कंटेंट में दिक्कत होगी आपको वो डिस्कस कर लिया जाएगा, ठीक है। ओके। है ना। स्टैट्स जैसा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट भी अगर किसी थ्योरी चीज से शुरू करो फिर स्टैट्स और इकोनॉमिक्स में फर्क ही क्या रह जाएगा, है ना। इसीलिए कुछ इंटरेस्टिंग से शुरू किया जाएगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग स्टैट्स की मीनिंग पढ़ लेते हैं, स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स का जो मीनिंग है वो एक लैटिन वर्ड था, स्टेटस, उससे डिराइव किया गया है, ठीक है। लैटिन वर्ड था स्टेटस, उससे डिराइव किया गया है। साथ ही साथ इटालियन वर्ड था स्टैटिस्टा, इससे भी इसका मतलब डिराइव किया गया है। और जर्मन वर्ड है स्टैटिस्टिक, ठीक है, इससे डिराइव किया गया है। और फ्रेंच वर्ड था स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक्यू, इससे भी डिराइव किया गया है। तो मेरा मतलब ये स्टैटिस्टिक्स की जो मीनिंग अभी हम पढ़ेंगे वो लैटिन वर्ड स्टेटस से डिराइव किया गया है, इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा से डिवाइड किया गया है, जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक किससे डिवाइड किया गया है, और फ्रेंच वर्ड स्टैटिस्टिक स्टेटस क्यू से डिराइव किया गया है, ठीक है। क्लियर है ना मैम। अब डिस्कस करते हैं क्या मीनिंग होता है स्टैटिस्टिक्स का। तो देखो, statistics may be defined as the science of collection, comma, organization, comma, presentation, comma, analysis and interpretation of numerical data, ठीक है मैम। स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स को कहा जा सकता है साइंस, किस चीज की साइंस है, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। तो स्टैटिस्टिक्स में क्या किया जाता है, कलेक्शन किया जाता है किसका, डेटा का, ऑर्गेनाइज किया जाता है उस डेटा को, प्रेजेंट किया जाता है उस डेटा को, एनालाइज किया जाता है उस डेटा को और इंटरप्रेट किया जाता है उस डेटा को, ठीक है। तो बेसिकली यही काम होते हैं स्टैटिस्टिक्स में, कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा,
प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, तो यही हमारा स्टैटिस्टिक्स का काम है। आप कहेंगे सर ये डेटा ही क्या चीज है? तो डेटा का मतलब होता है जिस भी चीज की आप स्टडी करना चाहती हैं, तो उस चीज की स्टडी करने के लिए आपको कुछ ना कुछ चीजें, कुछ ना कुछ फैक्ट्स वगैरह निकालने पड़ेंगे ना, कुछ ना कुछ आपको स्टडी करने के लिए कुछ न्यूमेरिकल तथ्यों की जरूरत पड़ेगी ना। वो न्यूमेरिकल तथ्य क्या होंगे? डेटा होंगे। ठीक है, जैसे कि आपकी क्लास में मुझे ये स्टडी करना है, आपके पूरे स्कूल में मुझे ये स्टडी करना है कितने बच्चे फेल हुए हैं। ठीक है, मुझे ये स्टडी करना है कि कितने बच्चे फेल हुए हैं स्कूल, आपके स्कूल में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आपके स्कूल में टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो ग्रैंड टोटल कितने होता है? 500 का होता है। अब उन 500 नंबरों में जिसके 40% नंबर आए होंगे, 40% या उससे ज्यादा, वो पास हुआ होगा, और जिसके 40% से कम रहे होंगे वो फेल हुआ होगा। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं ये जानना चाहता हूं, मेरा पर्पस क्या है, मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके स्कूल में टोटल कितने बच्चे फेल हुए हैं। तो ये कैसे पता चलेगा? ये मुझे तभी पता चलेगा जब मैं आपके स्कूल में मौजूद हर एक क्लास और हर एक सेक्शन के हर एक बच्चे का नंबर मैं कलेक्ट करूं, तब पता चलेगा ना। जब मैं ये कलेक्ट करूं कि आपके स्कूल के हर एक क्लास में हर एक सेक्शन और हर एक स्टूडेंट के कितने कितने नंबर आए हैं, तब मुझे पता चलेगा कि टोटल इस आपके स्कूल में कितने बच्चे फेल हुए हैं। तो ये जो मैं सबके नंबर इकट्ठा कर रहा हूं ना, यही मैं डेटा इकट्ठा कर रहा हूं, अपनी एनालिसिस जो मैं करना चाहता हूं। ठीक है, अपनी जो स्टडी करना चाहता हूं उसके लिए जो मैं तथ्य इकट्ठा कर रहा हूं, वो क्या है? डेटा है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स में और कुछ नहीं करना होता है, बस इस डेटा को कलेक्ट करना होता है। कैसे कलेक्ट करते हैं ये देखना है, कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं ये देखना है, कैसे प्रेजेंट करते हैं इसको ये देखना है। ठीक है, कैसे एनालाइज करते हैं ये देखना है, और कैसे इंटरप्रेट करते हैं ये देखना है। समझ गई मैम? वैसे प्रेजेंटेशन और ऑर्गेनाइजेशन एक ही चीज में आ सकता है। ठीक है, तो अगर मैं चार ब्रॉड काम बताऊं स्टैटिस्टिक्स के, तो वो क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन, ऑर्गेनाइजेशन एक ही में ले लेते हैं, तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। कुछ बुक में अलग अलग लिखा जाता है, कुछ बुक में सेम सेम लिखा जाता है, इसको ऑर्गेनाइजेशन और प्रेजेंटेशन को एक ही में कंबाइन करके। आपके बुक में पता नहीं क्या लिखा गया होगा। ठीक है, अलग भी लिख सकते हैं, एक में भी लिख सकते हैं। असल में होता क्या, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है टेबल में प्रेजेंट करना किसी भी चीज को। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो गया है, और प्रेजेंटेशन का मतलब हुआ ग्राफ्स में प्रेजेंट करना। ठीक है, खैर जब वहां तक पहुंचेंगे तब इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। प्रेजेंटेशन हो गया, नेक्स्ट क्या है? एनालिसिस ऑफ डेटा, डेटा को एनालाइज करना। और लास्ट क्या है? इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। समझ गई मैम? कोई डाउट? नो सर। बढ़िया है। जब तक हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं तब तक आपको एक काम से छुट्टी मिल जाएगी, मुझे फोटो सेंड करने से। ठीक है, इसमें आपको कोई फोटो सेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्यों? बस नहीं पड़ेगी मैम। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो न जाने दिन में कितनी बार पढ़ानी पड़ती है। स्टैटिस्टिक्स और अकाउंट्स ये सब चीजें ऐसी हैं, तो ये सब तो याद ही हो गया लिटरली। ठीक है, हालांकि जैसे मैंने बताया था कि इकोनॉमिक्स मेरे सीए के कोर्स में नहीं था। ठीक है, पर स्टैट्स था, स्टैट्स होता है सीए कोर्स में। तो
काफी आगे तक इसको पढ़ा भी है इकोनॉमिक्स के मुकाबले, और फिर पढ़ाने में भी लोगों की रिक्वेस्ट सबसे ज्यादा स्टैट्स के लिए रहती है कि हमें स्टैट्स बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, इको तो हम अपने आप ही समझ लेते हैं। ठीक है, तो जो भी पढ़ने आता है सबसे ज्यादा अकाउंट्स और स्टैट्स की रिक्वेस्ट करता है कि अकाउंट्स और स्टैट्स पढ़ा दीजिए, ये सबसे ज्यादा दिक्कत देते हैं। ठीक है, इको वगैरह के लिए तो बेसिकली क्राइटेरिया रहता है कि अगर समय बच गया तो सब देख लीजिएगा, नहीं होगा तो इको भी देखते हैं, बट स्टैट्स तो ऐसा रहता है कि हर एक आदमी की डिमांड रहती है स्टैट्स पढ़ने की। तो इसीलिए जो भी आदमी 11वीं क्लास में है वो हर आदमी स्टैट्स जरूर पढ़ता है अकाउंट्स के साथ साथ। तो इसीलिए इतना हैबिचुअल रह गया है कि अपने खुद के नोट्स भी हमारे पास बन गए हैं। ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते इतनी स्टैट्स तो खुद पढ़ी भी नहीं होगी जितनी पढ़ा पढ़ा के वो रट गई है अब। चलो, अब क्या था, तो आप चारों प्रोसेस समझ गई ना। हमें स्टैट्स में पूरा बस यही करना है, कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है ना? यस, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, ये चार काम ही करने हैं हमें। डेटा को क्लासिफाई, प्रेजेंट, एनालाइज और इंटरप्रेट करना सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा सीखने, और इसमें हमें बेसिकली दो चीजें सीखनी है। डेटा को क्लासिफाई करने के प्रोसेस में हमें दो बातें सीखनी है। एक तो ये कि हम डेटा कहां कहां से इकट्ठा कर सकते हैं, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ डेटा, कहां कहां से डेटा मिलता है। जो भी स्टडी करना चाहते हैं आखिर हम डेटा कहां कहां से इकट्ठा कर सकते हैं, और मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, सही है। जी सर। चलो, तो कहां कहां से हम डेटा इकट्ठा कर सकते हैं कौन बताएगा? सर आप बताएंगे? नहीं मैम, मैं क्यों बताऊंगा, आप बताएंगे। ठीक है, जैसे कि मेरा पहला सवाल, आप चंदन नगर में रहती है ना? क्यों? यस सर। चंदन नगर में रहती हैं तो बहुत बढ़िया एरिया है। आपको मान लो ये, आपको ये स्टडी करनी है कि चंदन नगर में आपकी लोकेलिटी में कितने लोगों को बाबा का ढाबा का कबाब पराठा पसंद है। तो कैसे करोगी ये स्टडी, कहां से डेटा इकट्ठा करोगी, बताओ सोच विचार के। कैसे इकट्ठा कर सकती हो? दिन भर बाबा का ढाबा के बाहर खड़ी रहोगी और गिनोगी कि कौन कौन हमारे मोहल्ले से आ रहा है, इस तरीके से? हम्म, गूगल पे रिव्यू रेटिंग भी देख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर्टिकुलर जगह वाले में कहाँ दिखाएगा। हम्म। तो लोग घर घर जाके पूछेंगे। हाँ, ये ऑप्शन तो है मैम, घर घर जाके पूछेंगे। और घर घर जाके जब हम काम करते हैं ना, तो ये बहुत ही एक्यूरेट काम होता है, पता है। जैसे कि अपने देश का जो सेंसस होता है, सेंसस क्या होता है बताओ? जनगणना। ठीक है, तो ये घर घर जाके होती है, तो ये सबसे एक्यूरेट काम होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एरर होने के चांसेस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि आप जो पॉपुलेशन है आपकी, यानी पॉपुलेशन क्या होती है, आप जिस भी जगह का स्टडी करना चाहती हो, ठीक है, जिस भी पर्टिकुलर चीज का स्टडी करना चाहती हो उसको एज अ होल पूरा का पूरा लिया है, उसके हर एक पार्टिकल, हर एक एलिमेंट को आपने कवर किया है। ठीक है, तो जैसे किसी भी एरिया का आप स्टडी करना चाहती हो तो उसमें रहने वाले हर एक सदस्य को आपने अपनी स्टडी में शामिल किया है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये होता है सेंसस मेथड। ठीक है, तो आगे मेथड्स देखेंगे, मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, उसमें से एक सेंसस मेथड है। तो उसमें क्या होता है कि आप हर एक आदमी से उसकी राय पूछ रही हो। ठीक है, तो इसमें क्या है, एरर होने के चांसेस सबसे कम रहते हैं और सबसे अच्छा मेथड यही होता है। लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग होता है ऑब्वियसली। ठीक है, हर चीज के स्टैटिस्टिक्स में आप ये देखोगे, स्टैटिस्टिक्स कभी भी ये नहीं बताएगी कौन सी चीज अच्छी है कौन सी चीज बुरी है।
क्यों? क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में हर एक मेथड के मेरिट्स भी हैं, डीमेरिट्स भी हैं, ठीक है। तो आपको बस जब चीजें पढ़नी है और उसके मेरिट्स में डीमेरिट्स देखते जाओ। तो घर घर जाके देखोगी, और बताओ कैसे पता करोगी? खुद बाबा का ढाबा वाले से पूछोगी ना, ठीक है, वो आपको बताएगा। लेकिन वो सही बोल रहा है, मतलब हाँ, सही ये बिल्कुल मेंटेन सही कर बात है। रहा है। हाँ बिल्कुल, ये बात सही रही कि उस वो थोड़ी मेंटेन करके रखता है कौन मेरी दुकान में कहां से आ रहा है। ये गड़बड़ हो गया ना। एग्जाम्पल थोड़ा ज्यादा बेसिक ले लिया, डोमिनोज लेना चाहिए ना, डोमिनोज वाला बता देगा। तो डोमिनोज वाला कैसे बताएगा? डोमिनोज वाला आपका मोबाइल नंबर लेता है, आपको पता है। जब भी आप बुकिंग वो उसके दुकान वहां पे जाती हो, तो मोबाइल नंबर के थ्रू वो लोग ये निकाल लेते हैं कि आपका लोकेशन, आपका घर किस लोकेशन पे है। तो इससे उनको पता चलता रहता है कि मेरी दुकान पे, हाँ ओ अच्छा। हाँ, मेरी दुकान पे कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, तो ठीक है। मोबाइल नंबर से भी पूछेगा, जब मोबाइल नंबर लिखवा रहा है तो एड्रेस भी पूछ लेगा। नहीं, वो लोकेशन डायरेक्टली आपसे थोड़ी पूछता है, वो सिर्फ आपका मोबाइल नंबर पूछता है ओटीपी के लिए। लेकिन मोबाइल नंबर के थ्रू वो लोग ये भी स्टडी करते हैं कि हमारी दुकान पे, क्योंकि मोबाइल नंबर के थ्रू, आधार के थ्रू, तो आपका आधार से लिंक्ड है, तो उसकी मदद से आपका घर की लोकेशन तो आई जाएगी। तो इससे वो कोई गलत काम के लिए नहीं करते हैं, वो बस इसलिए करते हैं ताकि उनको ये पता चलता रहे कि हमारी दुकान पे कितनी दूर दूर से लोग आ रहे हैं। 5 किलोमीटर तक के लोग आ रहे हैं तो चलो ठीक है, लेकिन अगर 10-10, 12-12, 15-15 किलोमीटर से दूर लोग आ रहे हैं तो हमारा बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, इसका मतलब है ना। तो इसलिए वो लोग ये काम करते हैं, ठीक है। तो डोमिनोज का एग्जांपल ले लेते हैं। तो डोमिनोज से आप क्या कर सकती है, एक तो घर घर जाके पूछ सकती हैं अपने एरिया में कौन कौन डोमिनोज से जाता है, या तो डोमिनोज के वहां जाइए, उसके मालिक से मिलिए, वो स्वयं आपको बता देगा, ठीक है, कि चंदन नगर से कौन कौन आता है यहाँ पे, ठीक है। एक और तरीका है कि डोमिनोज के बाहर कुर्सी लगा के बैठ जाइए और हर एक शख्स जो जा रहा है उससे पूछिए कि क्या आप चंदननगर में रहते हो, क्या आप चंदननगर में रहते हो। ये तीसरा तरीका है ना। मतलब जो आप डेटा कलेक्ट करना चाहती हैं, उस डेटा को कलेक्ट करने के कईयों तरीके हो सकते हैं, ठीक है। मेरा कुल मिला के मतलब ये था कि आप जो डेटा कलेक्ट करना चाहती है, आप क्या कलेक्ट करना चाहती है कि चंदननगर में कितने लोग डोमिनोज खाते हैं, बस ये डेटा आप कलेक्ट करना चाहती हैं अपनी स्टडी के लिए। तो इस डेटा को कलेक्ट करने के लिए ना जाने कितने तरीके हों, ठीक है। अभी आप क्या कर सकती हैं, आप चंदननगर में रहने वाले हर एक शख्स का मोबाइल नंबर इकट्ठा कर लो और उनके मोबाइल नंबर पे एक मैसेज डाल दो और लिंक डाल दो। क्या? कि अगर आप डोमिनोज जाते हैं तो आपको हमारी तरफ से 5% का डिस्काउंट मिल रहा है, अपनी डिटेल्स फिल करिए। इससे आपको पता चल जाएगा कौन कौन डोमिनोज खाने जाता है, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे तरीके हैं कि आप डेटा कलेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन मैं लेकिन स्टैटिस्टिक्स में डेटा कलेक्ट करने के प्रोसेस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है? प्राइमरी डेटा। डेटा कलेक्ट करने का जो प्रोसेस है वो तो इसमें आएगा, मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक तो प्राइमरी डेटा और एक तो सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या है? जो इन्वेस्टिगेटर है, इन्वेस्टिगेटर कौन है? हम लोग, जिसको स्टडी करनी है। तो इन्वेस्टिगेटर जो है वो खुद जाता है, ठीक है। इन्वेस्टिगेटर जो होता है वो खुद जाता है डेटा कलेक्ट करने पॉपुलेशन के बीच, ठीक है। एक टर्म आपको याद रखना होगा, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है कि आप जिस भी एरिया की स्टडी करना चाहती हैं अपने स्टैटिस्टिक्स के लिए, तो उस पूरी एरिया को जिसकी आप स्टडी करना चाहती हैं, उस पूरे ग्रुप को हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो जिस भी पॉपुलेशन की आपको स्टडी करनी है, उस पॉपुलेशन के बाद पास खुद इन्वेस्टिगेटर जा रहा है, यानी हम खुद जा रहे हैं। तो ऐसे डेटा को जो हम कलेक्ट कर रहे हैं इसको कहा जाएगा प्राइमरी डेटा। क्यों? क्योंकि इसमें देखो एरर होने के चांसेस बहुत कम होंगे प्राइमरी डेटा में। क्यों? क्योंकि हम स्वयं इसको कलेक्ट करने जा रहे हैं। ये डेटा जो कलेक्ट हो रहा है, प्राइमरी डेटा, इसको हम स्वयं कलेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें एरर होने के चांसेस बहुत कम है, कुछ गलत निकलने के चांसेस बहुत ही कम है इसमें, ठीक है।
क्लियर है मैम? यस सर। अब सेकेंडरी डेटा क्या होता है? सेकेंडरी डेटा में क्या होता है कि हम खुद कलेक्ट करने नहीं जाते हैं पॉपुलेशन में डेटा को, बल्कि हम एजेंसी को अपॉइंट कर देते हैं। एक एजेंसी को कहते हैं कि तुम जाके कलेक्ट करो और उसको थोड़ा बहुत पैसा दे देते हैं, कमीशन वगैरह। ठीक है, तो हम खुद डेटा कलेक्ट करने नहीं जाते हैं। अब खुद ही आप सोच सकती हैं ज्यादा रिलायबल कौन सा डेटा होगा, प्राइमरी की सेकेंडरी? ऑब्वियसली प्राइमरी है ना, क्योंकि हम खुद कलेक्ट करने जा रहे हैं। और सेकेंडरी डेटा क्या है? एजेंसी डेटा को थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर सकती है और हो सकता है हमें ओरिजिनल डेटा ना मिल पाए। ठीक है, तो जब हमारा बिजनेस ज़्यादा लार्ज स्केल का नहीं होता है तो हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन जब हमारा बिजनेस थोड़ा लार्ज स्केल का हो जाता है तब हमारे पास इतना समय तो होता नहीं कि हम खुद जाके डेटा कलेक्ट करें। तब हम क्या करते हैं? सेकेंडरी डेटा इकट्ठा करते हैं, एजेंसी को अपॉइंट करते हैं। चलो, इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो आलमबाग में मेरे को एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना हो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? मैं ये सबसे पहली चीज जानने की कोशिश करूंगा ना कि मेरे पास पॉपुलेशन क्या होगी इसमें मेरी, 11 12 में पढ़ने वाले बच्चे। तो अब मैं ये देखने की कोशिश करूंगा कि आलमबाग से लेकर 5 किलोमीटर, क्योंकि 5 किलोमीटर ही मैक्सिमम एक 11वीं 12वीं का बच्चा ट्रैवल करेगा कोचिंग पढ़ने के लिए, है ना। तो मैं ये देखूंगा, उस मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि आलमबाग से लेकर 5 किलोमीटर तक के एरिया में ऐसे कितने बच्चे हैं जो 11वीं 12वीं क्लास में हैं और जो कि अकाउंट्स पढ़ना चाहते हैं, कोचिंग। ठीक है, सही बात है। अब अगर मैं ये डेटा इकट्ठा करने खुद जा रहा हूं तो वो क्या है? प्राइमरी डेटा। और अगर मैं नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं तो खुद ही जाऊंगा ना, किसी एजेंसी को तो अपॉइंट नहीं कर सकता, इतना पैसा थोड़ी होगा। सही बात है कि नहीं? यस सर। और जब मेरे बिजनेस थोड़ा आगे बढ़ जाएगा तब मैं किसी एजेंसी से काम करवाऊंगा, तब ये सेकेंडरी डेटा कहलाएगा। ठीक है, तो जितनी भी बड़ी से बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट देख लो, आकाश, एडा, ये सब ये काम करती हैं। तो सब क्या करती हैं? आपका टारगेट करती हैं स्टूडेंट्स को। ठीक है, और वो कैसे करती हैं कि जब उन्हें प्राइमरी डेटा इकट्ठा करना है तो उन्होंने कहा कि हमें 11वीं 12वीं के स्टूडेंट्स चाहिए, जैसे मुझे 11वीं 12वीं के स्टूडेंट्स चाहिए अकाउंट्स के लिए। ठीक है, तो मैं उनको कैसे लेके आऊंगा? मैं ये देखूंगा कि 5 किलोमीटर तक के एरिया में कितने स्कूल्स हैं। ठीक है, जितने भी स्कूल्स हैं उनमें मैं ये देखूंगा 11वीं 12वीं में कॉमर्स में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, और 11वीं 12वीं के कॉमर्स में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें से भी कितने बच्चे उस आलमबाग से 5 किलोमीटर तक के एरिया में रहते हैं। ठीक है, क्योंकि भले ही वो स्कूल में 11वीं 12वीं कॉमर्स स्ट्रीम में पढ़ रहे हों, लेकिन ऐसा जरूरी तो है नहीं कि वो मेरी कोचिंग के 5 किलोमीटर तक के एरिया में रहते हो सकता है उससे बाहर रहते हो। ठीक है, जैसे कि मेरा स्कूल था आरडीएसओ में, तो हमारे स्कूल से हमारी ही क्लास में एक लड़की थी जो सरोजनी नगर से आती थी, तो सरोजनी नगर की बच्ची तो आलमबाग में पढ़ने आ नहीं सकती कोचिंग, है ना। सही बात है कि नहीं? यस सर। तो ऐसे में डेटा अपना फिल्टर आउट कर लूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं डेटा में क्या इकट्ठा कर लूंगा? डेटा में मैं ये इकट्ठा कर लूंगा कि स्कूल में जाऊंगा और हर स्कूल से मैं ये चीजें कलेक्ट करके लाऊंगा कि 11th और 12th में कॉमर्स फील्ड में कितने बच्चे पढ़ते हैं, उन सबके मतलब डिटेल्स में ले आऊं। ठीक है, उनके एड्रेस, फोन नंबर वगैरह ये सब ले आऊंगा, तो ये मेरा डेटा इकट्ठा हो गया। लेकिन अभी मैं इस डेटा को फिल्टर आउट करूंगा। फिल्टर आउट कैसे करूंगा? कि मैं ये देखूंगा कि मेरी कोचिंग के हिसाब से 5 किलोमीटर के दायरे में कितने बच्चे रहते हैं। ठीक है, तो वो डेटा थोड़ा फिल्टर हो गया, है ना। है ना। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा? अब ये जो डेटा फिल्टर हुआ ये मेरे पास पक्का है कि इतने बच्चों को मुझे कांटेक्ट करना है कोचिंग में एडमिशन लेने के लिए। अब मैं इतने बच्चों को कांटेक्ट करूंगा। अब जरूरी थोड़ी है कि इतने ही बच्चे आए, इससे कम ही आएंगे और फिल्टर होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हर बंदा जिसको मैं कांटेक्ट कर रहा हूं वो जरूरी थोड़ी कोचिंग लेना चाहता हो। ठीक बात है कि नहीं?
जिसका स्कूल में अकाउंट्स पढ़ के काम चल रहा है वो क्यों कोचिंग लेगा? तो उसमें से भी क्या होगा, कुछ ही बच्चे आएंगे जो इंटरेस्टेड होंगे। अब वो जो बच्चे फिल्टर हुए हैं जो इंटरेस्टेड हैं कोचिंग लेने के लिए, वो आएंगे डेमो लेंगे। अब डेमो लेने के बाद भी कोई 100% श्योरिटी थोड़ी होती है कि वो कोचिंग करेंगे ही करेंगे। ठीक है, सही बात है कि नहीं? वैसे मेरे केस में रहती है मैम, बाय गॉड्स ग्रेस। ठीक है, पता नहीं 5 साल से भगवान की कृपा चल रही है इस तरीके से, जब से शुरू किया है कि जिसको डेमो दिया आज तक सक्सेसफुली रहा है। ठीक, ओके। हाँ। बट बट हाँ, मैंने ट्यूशन के पर्सपेक्टिव से दिया है तो मैं एक ही आदमी को डेमो दे रहा हूं, ये भी चीज है। अगर मैं कोचिंग के पर्सपेक्टिव से दूंगा तो एक साथ 40 लोगों को दूंगा, है ना? तो उस 40 में 4 तो जा ही सकते हैं ना, तो ये प्रोबेबिलिटी तो रहेगी। सही बात है कि नहीं? तो अभी जो इसमें से इनको डेमो दिया है उसमें से भी क्या होगा, कुछ फिल्टर होंगे और कुछ जो रिमेनिंग बच्चे होंगे केवल वही पढ़ेंगे, है ना? तो हम जो ओरिजिनल डेटा कलेक्ट करते हैं उसमें से भी क्या होता है, कुछ ही पार्ट, थोड़ा ही पार्ट हमारे काम का होता है, थोड़ा ही पार्ट हमारे काम का होता है और उसी के ऊपर हम स्टडी करते हैं। ठीक है, ओके। समझ गई मैम क्या हो रहा है स्टैटिस्टिक्स में? जी सर। और मैम आपके स्कूल में पहले वो सेंट्रल टेंडेंसी 18th वाला चैप्टर शुरू किया गया होगा, जहां तक मुझे लगता है 18th वाला शुरू हुआ होगा ना? क्यों सर, क्या हो गया? हाँ, मैं वही कह रहा था क्योंकि ज्यादातर टीचर्स उसी से शुरू करते हैं 18th चैप्टर से, क्योंकि वो पहला न्यूमेरिकल चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स में आपका। ठीक है, तो कहते हैं 16 तो 17 बाद में पढ़ा देंगे। ठीक है, तो ऐसा कोई गलत अप्रोच नहीं है वो, बट मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत पहले डेटा वेटा और थोड़ी बहुत स्टैटिस्टिक्स का बैकग्राउंड समझ लेना चाहिए, तो न्यूमेरिकल करने में और अच्छा रहेगा। अब जरा प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में फर्क समझ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मैम, ये 2 से 4 नंबर में ये डिफरेंस बहुत कॉमन है, पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं इसको प्रॉपरली लिखा भी देता हूं, आप लिख भी लेना। ठीक है, बुक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इसके लिए। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, तो पहला डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस आप ही बता दोगे, बताओ। नहीं बताओगे? ना बताओ। दिस डेटा इज नहीं, दिस डेटा कलेक्टेड is more original in comparison to secondary data। बताओ सही बात है कि नहीं? और ज्यादा ओरिजिनल तो है ही, क्योंकि हमने खुद जाके इसको कलेक्ट किया है। सेकंड, since data is collected from various agencies, so this data is not at all original in any sense। इसमें हमने क्या किया, डेटा कलेक्ट किया है कई सारी एजेंसियों से, और इस वजह से यहां पे डेटा क्या नहीं होगा, ओरिजिनल नहीं होगा। सेकंड, सेकंड डिफरेंस क्या होगा, यहां पे पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है, यानी मैं खुद इन्वॉल्व हूं इसमें, और दूसरे वाले में नो पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, मैं इन्वॉल्व नहीं हूं क्योंकि क्योंकि मैंने एजेंसी को अपॉइंट किया है इसमें, वो इन्वॉल्व है।
अगर लिख लिया हो तो अच्छा है, नहीं तो रिकॉर्डिंग में से लिखना, ठीक है ना। इट कैन नॉट बी बायस्ड, बताओ सही बात है कि नहीं। और इट कैन बी बायस्ड। प्राइमरी डेटा में कोई बायसनेस नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि हम खुद कलेक्ट करके ला रहे हैं, हम खुद के साथ थोड़ी बायस होंगे। और सेकेंडरी डेटा में बायसनेस होती है क्योंकि कोई और कलेक्ट करके ला रहा है, वो हो सकता है कुछ ना कुछ मैनिपुलेशंस कर दे। इट इज मोर ट्रस्टवर्दी। और फोर्थ, इट इज लेस ट्रस्टवर्दी। प्राइमरी डेटा पे ज्यादा भरोसा किया जा सकता है, क्यों? क्योंकि हम खुद कलेक्ट करके ला रहे हैं, बस यही वजह है। और सेकेंडरी डेटा पे कम भरोसा किया जा सकता है क्योंकि कोई और कलेक्ट करके ला रहा है, बस। 5वें में, नो नीड ऑफ एनी एडजस्टमेंट्स। देयर इज सम नीड ऑफ एडजस्टमेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ मैम? कि एक में एडजस्टमेंट्स की जरूरत नहीं है, एक में है, ऐसा क्यों? बताओ। प्राइमरी डेटा में क्या एडजस्टमेंट करेंगे, क्योंकि वो हम लोगों ने खुद ही बनाया है। बनाया नहीं है, कलेक्ट करके लाए हैं। अरे मतलब वही। हाँ, और उसको कोई और कलेक्ट करके लाया है, तो हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें रही हो जिसकी वजह से हमें उसको एडजस्ट करना पड़े, ठीक है। जी सर। हम्म। जैसे कि सिंपली मान लो क्या हुआ, आप एक सिंगर हो, ठीक है, और आपको एक गाना गाना है, तो उसके लिए लिरिक्स अगर आपने खुद लिखे हैं तो थोड़ी ना इसमें कोई एडजस्टमेंट्स करोगे, सीधे गा दोगे। लेकिन अगर कोई और आपके लिए लिरिक्स लिख रहा है तो हो सकता है अपने अकॉर्डिंग उसमें क्या करो, कुछ चेंजेस करो, फिर उस गाने को गाओ, है ना। चलो, प्राइमरी डेटा है वो मोर कॉस्टली है कलेक्ट करना, और ये लेस कॉस्टली है। ये कैसे मैम, बताओ। एजेंसी को अपॉइंट करना क्या कम कॉस्टली होगा? बताओ। नहीं, मगर है तो ऐसा ही। शायद इस वजह से, क्योंकि प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने में मेहनत ज़्यादा लगती है। हम्म। मैम ये जो एजेंसियां होती है ना, इनका तो धंधा यही होता है ना, डेटा लोगों को कलेक्ट करके देना, ठीक बात है कि नहीं। जैसे कि प्रैक्टिकली देखो तो ऐसा काम कौन कर रहा है? Naukri.com, fresherworlds.com, ये इन सब के बारे में सुना है? हाँ। किसका सर? Naukri.com, fresherworld.com, इन सब के बारे में, इन सब कंपनियों के बारे में सुना है ना। जी सर। तो इन सब का लगभग ऐसा ही काम है कि ये क्या करती हैं, इनका एक तो कांटेक्ट रहता है कंपनियों में, वहां से पता करती है कि किस कंपनी में कहाँ वैकेंसी है जॉब की। और दूसरा इनका कांटेक्ट रहता है लोगों के बीच कि कौन कौन अनएम्प्लॉयड है इस समय,
और किस किस के पास कौन कौन सी स्किल्स है जो किसी कंपनी को काम आ सकता है। और फिर उसके बाद ये क्या करती हैं कि जो भी सूटेबल कैंडिडेट उनके पास होता है, अगर उन जॉब्स पे अप्लाई करने के लिए, जॉब वैकेंसीज पे अप्लाई करने के लिए उनको वो अप्लाई करवा देती हैं। ठीक है, सही बात है कि नहीं। अब ये डेटा कलेक्ट करना कि जो नौकरी डॉट कॉम है वो ये डेटा कलेक्ट करती है कि किस कंपनी में कितनी वैकेंसी है, तो वो खुद कर रही है, तो ये प्राइमरी डेटा है उसके लिए। कौन कौन से लोग अनएम्प्लॉयड है ये भी वो खुद इकट्ठा करी है, ये भी उसके लिए प्राइमरी डेटा है। पर जो कंपनी है, मान लो जियो, वो नौकरी डॉट कॉम के थ्रू ये डेटा इकट्ठा करवा रही है ना कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड है और कितने लोग जो वैकेंसी है जियो में उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे कितने लोग हैं देश में। तो ये डेटा जियो कहाँ से अप्लाई कर निकलवा रही है, ये वो नौकरी डॉट कॉम के थ्रू निकलवा रही है। ठीक है, तो नौकरी डॉट कॉम का तो ये काम ही है। तो नौकरी डॉट कॉम ये काम सस्ते में कर देगी जियो के लिए, जियो को खुद जाना नहीं पड़ेगा और खर्चा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, जब आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाता है मैम, तो आप इतना रीच कर ही नहीं सकते हैं। अगर आप रीच करने जाएंगे तो बहुत खर्चा हो जाएगा। उस सिचुएशन में जो एजेंसी होंगी वो सस्ते में आपका काम कर देंगी। ठीक है, क्योंकि उनका यही तो काम है, पर आपका तो ये काम है नहीं है ना। तो जियो को वैकेंसी निकाली है जियो ने, और उसके लिए उसको चाहिए कि कितने सुटेबल कैंडिडेट हैं जो इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो वो जियो अगर खुद ढूंढने जाएगा पूरे ऑल इंडिया, तो उसका न जाने कितने का वो खर्चा बढ़ जाएगा। इसीलिए वो क्या करेगा, वो नौकरी डॉट कॉम के थ्रू ये जानकारी निकलवा लेगा और उस कम पैसे में उसका काम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है मैम। ओके। चलो ये पॉइंट्स लिखने हैं कि रब कर दूं। हो जाए। अभी लिखोगी कि रिकॉर्डिंग में से लिख लोगी, लिख लोगी ना। लिख लूँगी, अगर आप 5 मिनट रुकेंगे तो मैं अभी लिख लूँगी। अरे टाइम बहुत लगता है आपको लिखने में, जैसा बताओ। वक्त मिलता है कि नहीं, वक्त मिलता है कि नहीं। मेरे ख्याल से 10-15 मिनट ही लगेगा रिकॉर्डिंग में से नोट करने में। चलो ठीक है, मैं देख लूँगी। चलो सही है, अगले कॉन्सेप्ट पड़े है ना, फ्लो बना हुआ है, रुक जाएगा। अब डेटा आपने समझ लिया ना, तो अब हम बढ़ते हैं कि कैसे डेटा को कलेक्ट करते हैं, क्या मेथड्स है डेटा कलेक्ट करने के। तो टोटल मैम 4 मेथड्स होते हैं। चार मतलब एक तरीके से आप ले लो, 4 ब्रॉड मेथड्स होते हैं। मेथड्स के अंदर भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं ना, तो ब्रॉडली हम डिस्क्राइब करें तो 4 मेथड्स हैं डेटा कलेक्ट करने के। और बड़े ही इनके फंकी से नाम है, डीपीआई, आईओआई, आईएलएस, आईक्यूएस, इस तरह से। चलो, मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। तो 4 मेथड्स है मैम मेरे पास। अब मेथड्स के अंदर भी बहुत मेथड्स है, लेकिन 4 ब्रॉड मेथड्स हैं डेटा कलेक्ट करने के। पहला है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में डीपीआई कहते हैं। सेकंड है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इसको हम आईओआई कहते हैं। फिर हम इसको कहते हैं नेक्स्ट वाले को इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेस।
ILS, ठीक है, और लास्ट है इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर्स। इसको हम IQS कहते हैं। तो ये चार मेथड्स है मैम हमारे पास डेटा कलेक्ट करने के। पहला क्या है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। दूसरा है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। तीसरा है इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेस। और लास्ट है इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर्स, ठीक है। अब इनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन क्या है। तो इन्वेस्टिगेटर जो है, इन्वेस्टिगेटर कौन होता है? इन्वेस्टिगेटर कौन होता है? पुलिस वाला? नो सर, वो जो मतलब डाटा कलेक्ट कर रहा होता है। जैसे हम लोग स्टैटिस्टिक्स का काम कर रहे हैं ना, तो हमें क्या करना है, हमें डेटा कलेक्ट करना है, तो हम इन्वेस्टिगेटर हुए। तो इन्वेस्टिगेटर खुद जाके इंफॉर्मेंट से डेटा कलेक्ट करेगा। इंफॉर्मेंट यानी जिस जिस व्यक्ति से डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे कि ये जनगणना करना है, तो हर आदमी क्या कर रहा है, चलो जनगणना वाला थोड़ा ज्यादा ऊपर हो गया। मैं कहता हूं कि चंदा नगर में आपको डेटा कलेक्ट करना है, आप इन्वेस्टिगेटर हो। चंदा नगर में आपको डेटा कलेक्ट करना है कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो CMS में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर आप हर एक बच्चे से जाके हर एक घर का दरवाजा खटखटा के और हर एक बच्चे को बाहर निकाल के उससे पूछो कि तुम किस स्कूल में पढ़ रहे हो, तो इस तरह के इन्वेस्टिगेशन को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। कि आप क्या कर रही हो, चंदनगर में गई, आप हर एक घर में आपने दरवाजा खटखटाया, हर एक बच्चे को बाहर निकाला और उससे पूछा बेटा तुम CMS में पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, किस स्कूल में पढ़ते हो। तो इस तरीके के इन्वेस्टिगेशन को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। क्लियर है? क्या आपने इन्वेस्टिगेशन होते हुए देखा है? सवाल ये उठता है। नो सर। मैम गलत बोल रही हैं, पक्का देखा होगा। वो घर पे आते नहीं है सैंपल सर्वे का वगैरह करने वाले, लाइफ बॉय वगैरह वाले, वो आके पूछते हैं। वो नहीं आते। नहीं आते? नो। सैड मैन। फिर आलमबाग में रहने का कोई फायदा नहीं है ना। जी। हमारे यहाँ आते हैं तो हमारी कथा सुनो फिर। अ, हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे कि लाइफ बॉय एफ बॉय वाले या साबुन वगैरह वाले, खासकर जो नई कंपनियां हैं जो नया बिजनेस ये चालू कर रही हैं इन्हीं सब चीज़ों का, वो आके अपने प्रोडक्ट के प्रचार के लिए करती हैं। सबसे पहले वो तो आके पूछती हैं कि आप कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, कौन सा साबुन यूज़ कर रहे हो, कौन सा शैम्पू यूज़ कर रहे हो, कौन सा टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें वो जान लेती है और उसके बाद अपने प्रोडक्ट के बारे में बताती हैं, ठीक है। तो ये वो क्या कर रही है, वो हर एक घर में आके ये डेटा कलेक्ट कर रही है ना, कि मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नहीं पसंद है, इन सब ये सब डेटा वो क्या कर रही है, हर एक घर में जाके वो कलेक्ट कर रहे हैं ना। तो ये क्या है, ये डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। ओके, तो अब इसको लिखे कैसे? हिंदी में लिख देते हैं, बुक में तो लिखा ही होगा आपके इंग्लिश में। तो इन्वेस्टिगेटर खुद जाके इंफॉर्मेंट से डेटा कलेक्ट करता है। इंफॉर्मेंट कौन है? अरे भैया बताओ। पता नहीं अक्का। अरे इंफॉर्मेंट यानी जिससे डेटा पूछ रहे हैं, जिससे जानकारी कर रहे हैं कि भैया ये पसंद है कि नहीं पसंद है, वो बच्चा जिससे आप पूछ रही थी कि तुम CMS में पढ़ते हो कि नहीं, वो इंफॉर्मेंट हुआ। ओके। ओके, कूल।
अब नेक्स्ट इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इसमें क्या होगा? अगर मान लो वही एग्जांपल है कि आपको ये कलेक्ट करना है कि चंदन नगर में कितने बच्चे हैं ऐसे जो सीएमएस में पढ़ते हैं, तो आप हर एक बच्चे के पास, हर एक घर के जो बच्चे के पास जाके डेटा कलेक्ट करने वाली थी, तो वो क्या था, वो डीपीआई था, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। तो वो करने की जगह आप क्या कर रही हो, हर एक जो बच्चा है ना, उससे डायरेक्टली नहीं पूछ रही हो कि तुम सीएमएस में पढ़ रहे हो कि नहीं, बल्कि उसके किसी जानने वाले से पूछ रही हो कि बताओ ये जो बच्चा है ये सीएमएस में पढ़ता है कि नहीं। तो ये क्या है, ये इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन है। ठीक, ओके। जैसे कि दो दोस्त हैं चंदन नगर के, आपके एरिया के ही। एक का नाम है भोला और दूसरे का नाम है गोला। ठीक है, तो आपको यह जानना है कि भोला सीएमएस में पढ़ता है कि नहीं, तो आप भोला से नहीं पूछते हो, आप किससे पूछते हो, गोला से। ठीक है, और आपको यह जानना है कि गोला सीएमएस में पढ़ता है कि नहीं, तो आप किससे नहीं आप गोला से नहीं पूछते हो कि वो सीएमएस पढ़ रहा है कि नहीं, बल्कि किससे पूछते हो, भोला से। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है मैम। ओके। और अगर आप डायरेक्टली उनसे पूछो तो वो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है। चलो, तो इसका क्या लिखें? हम्म, जिसके बारे में डेटा चाहिए, हम। मैम ये डेफिनेशन पेपर में नहीं लिखनी है, ये सिर्फ समझने के लिए है। पेपर में जो लिखना है वो किताब में दिया होगा। हम उससे ना लेके उसके किसी जानने वाले से लें। करेक्ट है। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेस, ये क्या है? इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेस, इसके लिए अब हमें थोड़ा एग्जांपल ट्विस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मान लो अचानक से आपका कॉमर्स से जी भर जाए। ठीक है, बहुत पढ़ लिया कॉमर्स, बहुत कर लिया अकाउंटिंग, अब मन नहीं लग रहा है इसमें, तो आपका अचानक से रुख बढ़ गया है जर्नलिज्म के थ्रू। ठीक है, आपको जर्नलिज्म बहुत अच्छा लगने लग गया, आप अर्नब गोस्वामी से इंस्पायर्ड हो गई, आपने कहा हम भी इसकी तरह जर्नलिस्ट बनेंगे। ठीक है, तो आपने खुद का न्यूज चैनल तो आपने खुद का न्यूज चैनल खोला। अब न्यूज चैनल वाले क्या लगता है, वो खुद जगह जगह जाके क्या, उन्होंने जो 10 एम्प्लॉयज रखे हैं, वो खुद जगह जगह जाके क्या न्यूज कलेक्ट करते हैं? जो अगर आपने इंडिया टीवी देखती हो कभी कभार, तो इंडिया टीवी में एक लेडी है, वही मतलब लखनऊ कानपुर की सारी न्यूज वही कवर करती है, लखनऊ और कानपुर की। तो क्या लखनऊ के हर इलाके में वो आके खबरें इकट्ठा करती है कि स्पाइसी खबरें कौन सी है जो मुझे टीआरपी दिलाएगी? वो खुद नहीं। नहीं करती ना, बल्कि वो क्या करती है, हर जगह पे अपने छोटे छोटे सोर्सेस क्या करती है, पॉइंट करके रखती है, जो कि इंडिया टीवी के लिए काम कर रहे होते हैं। ठीक है, हर एरिया में आपके चंदन नगर में 4-6 होंगे, हमारे राजेशपुरम में 4-6 होंगे। ठीक है, और वो उसको डेली की खबरें देते होंगे कि हमारे एरिया में ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, तो उसमें से जो उसको स्पाइसी लगता होगा वो उसको वो दिल्ली में इंडिया टीवी के पास फॉरवर्ड करती होगी कि ये खबरें लखनऊ से हैं, और उसमें से भी इंडिया टीवी वाले फिल्टर करते होंगे कि जो ज्यादा स्पाइसी है वही केवल बताया जाए। ठीक है, सही बात है कि नहीं? इसी तरीके से सिस्टम चलता है। तो रॉ डेटा क्या इकट्ठा हो रहा है, जो आपके मोहल्ले में 4-6 लोग हैं, वो जो डेटा पास कर रहे हैं वो ज्यादा ब्रॉड डेटा पास कर रहे हैं।
फिर वो जो लेडी है इंडिया टीवी वाली, जो लखनऊ की हेड एक तरीके से, वो फिल्टर आउट कर रही है डेटा। और फिर वो जो डेटा फिल्टर आउट कर रही है, उसके बाद जो डेटा दिल्ली में भेज रही है, दिल्ली में भी थोड़ा बहुत फॉरवर्ड फिल्टर आउट करने के बाद उसको प्रसारित किया जा रहा है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेस में डेटा किस तरह इकट्ठा किया जाता है, उसमें कुछ लोकल्स सोर्सेस अपॉइंट करके इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट पर्सनल और इनडायरेक्ट पर्सनल में हम खुद इन्वेस्टिगेटर थे। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कुछ छोटे छोटे इन्वेस्टिगेटर्स अपॉइंट कर देते हैं। और मैम अर्नब गोस्वामी से आपको क्या दिक्कत थी? न्यूज भले ही ना सुनाता हो, इंटरटेन तो करता है ना, एंटरटेनमेंट ही बहुत है। और कुछ छोटे छोटे इन्वेस्टिगेटर्स जगह जगह अपॉइंट करके डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब आज का लास्ट टॉपिक, ये इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चन आयर्स। ये क्या है? ये आपने बहुत देखा है मैम, न जाने कितनी बार देखा है, लेकिन देख के अननोटिस कर दिया होगा। ठीक है, याद है कई कई सारे सर्वे फॉर्म्स आते हैं आपके मोबाइल फोन पे गूगल के थ्रू, है ना? यस सर। यस नो में, और इनमें से क्या पसंद है, इनमें से क्या नहीं पसंद है, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, और आप उनके आंसर्स देती हैं, और उससे कुछ मिलता नहीं है। अफसोस है ना, कुछ मिलना चाहिए, बस यही मन में सवाल आता है। तो ये क्या है, इस तरीके से अगर आप किसी से डेटा कलेक्ट करना चाहती हैं, तो आप उसको क्वेश्चंस के फॉर्म में अरेंज करके उससे डेटा कलेक्ट करवा सकती हैं। ठीक है, तो ये होगा इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर्स, कि क्वेश्चन आंसर फॉर्म में डेटा कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, यस सर। हाँ, तो जैसे कि यहाँ पे क्योंकि फैक्ट्रियां बहुत सारी है इधर राजनीपुरम की तरफ, तो कोई भी आदमी अगर नई फैक्ट्री खोल रहा होता है ना, तो वो क्या करता है कि पहले जाके पूरे एरिया का, हमारे जितना भी पूरा एरिया है राजीवपुरम से लेकर ताल कटोरा रोड तक, और उसके थोड़ा आगे ऐशबाग की तरफ भी होता है ये काम, कि वो लोग क्या करते हैं कि जगह जगह कुछ सेल्समैन टाइप के लोगों को भेजते हैं, और लोगों को से क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट नहीं यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चन आंसर्स। ठीक, ओके। क्वेश्चन आंसर फॉर्म में कलेक्ट करना डेटा। ठीक है, तो फिर ठीक है मैम, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगला टॉपिक क्या है था? अब हमें इंडिविजुअली सबको डिस्कस करना है। ठीक है, मतलब डीपीआई के अंदर भी डीपीआई के अंदर दो चीजें आती हैं। ठीक है, दो मेथड्स। आईक्यूएस के अंदर दो मेथड्स आते हैं, आईओआई के अंदर भी दो आते हैं, और उसके अंदर भी आईएलएस के अंदर भी दो मेथड्स आते हैं। तो बेसिकली हमें इसके अंदर भी कितने मेथड्स आते हैं, इन चारों कैटेगरीज के अंदर ये भी देखना है, और इनके मेरिट्स डीमेरिट्स भी देखने हैं। ठीक है, तो पहले तो हम मेरिट्स डीमेरिट्स देखेंगे सबके। ठीक है, और उसके बाद और कितने डेटा और कितने मेथड्स हो सकते हैं डेटा कलेक्ट करने के, उसको देखा जाएगा। ठीक है, ओके। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही सही है, इसी को रिवाइज कर लो। ठीक है, और आपके कोर्स में कितना आ रहा है स्टैट्स हाफ ईयरली में?
हेलो। सर क्या हो गया? डॉगी भौंक रहे हैं समझ लीजिए। डॉगी भौंक रहा है, हमें भगाओ इसको। काहे भौंक रहा है ये, डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ, मैं कह रहा था कि आपके स्टैट्स के सिलेबस में हाफ ईयरली में कितने चैप्टर्स आ रहे हैं? सर कहाँ पता है मुझे कितना आ रहा है सिलेबस में। अरे आप अच्छे से पूछती नहीं अपनी मैडम से स्कूल में। अरे वो पढ़ाती ही नहीं है, मैं क्या करूँ? अरे कह दो मैम, रिवाइज वाइज करना है उस हिसाब से। पूरे के पूरे 15 नहीं पूछेंगी वो इको में, ठीक है? फिर हाफ ईयरली और फाइनल में फर्क ही क्या रह जाएगा? और अगर इको में 15 चैप्टर्स पूछेंगी सारे के सारे, तो स्टैट्स नहीं पूछेंगी। हाफ ईयरली कब है? नेक्स्ट मंथ है ना? कब है? अभी नवंबर में। हाँ, नवंबर में है ना? तो आप खुद जानती है, आधा कोर्स आता है हाफ ईयरली में, पूरा थोड़ी आ जाता है। तो उनसे पूछिए, पूरी क्लास मिलके, अपने दोस्तों को कहिए सब लोग साथ मिलके पूछो, तब तो बताएंगी। ठीक है। ठीक है, देखते हैं। कल है इकोनॉमिक्स का पीरियड, स्कूल में पूछेंगे। हाँ, उससे आप ही को बेटर रहेगा, उस हिसाब से तैयारी कर पाओगी। अभी से 1 महीना है। सही है।